मेरा नाम शिवी है और मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, तो उसका लोकसभा के चुनाव पे कोई असर देखने को मिल सकता है? कल भी ये सवाल आया था और मैंने जवाब दिया। जैसे देखिए, कॉस्मोपॉलिटन जो सिटीज़ है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र के कुछ 7-8 सीटें हैं, दिल्ली के जो सीटें हैं, उसके बाद आप पुणे की सीटें ले लीजिए, या यूपी में ही आप नोएडा ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, इन सब जगहों पे जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वो डिपेंड करता है कि ये मुद्दा अगले 5-6 महीने में किस तरह डेवलप होते, क्योंकि अदर जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसको अलग एंगल देने की कोशिश करें कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें पैन इंडिया आपको इसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल पैन इंडिया असर नहीं है, बट जो कॉस्मोपॉलिटन जगह है वहां पे दिख रहा है। सर, मेरा सवाल यह है कि जो अभी इलेक्शन होंगे लोकसभा में, उसमें क्या कीज इशू रहेंगे जो कि गवर्नमेंट जो है फेस करेगी? दूसरा, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें क्या कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस वो फेस करेंगे, और जो नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन्हें कैसे फेस कर सकती है? पहले आप पहले वाला हिस्सा ले लेते हैं। इस सरकार आज की तारीख में क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं चुनाव में जाते हुए? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख मुद्दे किसी भी सरकार में जो एक जिसको कहते हैं ना कि शाश्वत मुद्दे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी रहते हैं। लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो उस वक्त जाति बहुत मैटर करती है, धर्म बहुत मैटर करता है। फिर 2014 के आसपास से नरेंद्र मोदी की वजह से डेवलपमेंट भी मैटर करता है। आपके आसपास हाईवे बन गया, एयरपोर्ट आ गया, बढ़िया रेलवे स्टेशन आ गया, बढ़िया सड़क बन गई, वो सब भी मैटर करता है। और इस सब के बाद एक बहुत बड़ी चीज मैटर करती है जिसको शायद हम आप नहीं देखते हैं, वो बड़ा वर्ग है जिसको सीधे लाभ मिलता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमारी लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यानी जिसकी जेब में कुछ गया, जिसके घर में कुछ बदलाव हुआ, जिसको छत मिल गई, जिसके घर के आगे नल लग गया, जिसको बिजली मिल गई, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, वो वोट 19 में तो पड़ा, उसकी चर्चा भी खूब हुई थी। 24 में भी आप देखते हैं कि ऐसा कोई वोट बैंक इंटैक्ट है बीजेपी के लिए सरकार? देखिए, बिल्कुल है। और देखिए, जनता को इससे फर्क पड़ता है कि महंगाई कितनी है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आपके यहाँ पे कितना विकास हुआ है। और जैसा उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है जो बीजेपी ने शुरू किया है वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि इन चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा, ये देखने वाली बात है, वो है राम मंदिर का बनना। अब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। राम मंदिर का बनना क्या एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा? और ये मान के चलिए कि ये क्योंकि चुनावों से जस्ट बिल्कुल पहले हो रहा होगा, जनवरी में बिल्कुल पहले हो रहा होगा, और ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चल ठीक। और कोई पीछे दे दीजिए, बोलिए। सर नमस्कार। सर, हमने देखा है कि जैसे वोट्स होते हैं फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे एनडीए के पास मोदी जी हैं, तो आईएनडीए जो गठबंधन है उसमें मायावती हैं, ममता बनर्जी हो गई, चाहे राहुल गांधी हो गए, तो वो एक फिक्स नेता क्यों नहीं दे रहे कि पीएम कैंडिडेट ये होंगे? आपको उनमें से कौन पसंद है? मेरे को इसमें से कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं आपको? राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको? लेकिन आप चाहते हैं कि वो अपना एक लीडर दे, एक लीडर बनाए, एक लीडर बना। और जैसे कि देखा गया पिछले 2 चुनाव में 14 और 19 में कांग्रेस ने राहुल गांधी का युवा नेता दिखाया है। मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस के फिलहाल यही यूएसपी है कि अभी तक वो नेता अलायंस नहीं किए। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपस में शायद ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाए। नहीं क्या, लेकिन लोगों के मन में राहुल गांधी क्या वो डिफेक्टो इमेज तो नहीं बना पाए अपनी? अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के बीच में ऐसी इमेज राहुल गांधी की है कि वही है जो चैलेंजर हैं, और वही जो है वो सारे जो गठबंधन है उसको लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता? तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस जो है पैन इंडिया पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पैन इंडिया दिखाई दे। देवेंद्र जी, मेरा मतलब आपने जो सवाल पूछा, आपका सवाल ही आपका जवाब है। आपने सवाल ये पूछा कि इतनी सारी पार्टी हैं, मायावती तो खैर इसमें एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, या दूसरा कोई चेहरा है। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब आपसे सौरभ जी ने सवाल पूछा कि आपको इनमें से कौन पसंद है, तो आपने कहा कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है ना? तो ऐसे ही जो देखिए, वोटर कौन है? वोटर एग्जैक्टली हर वो व्यक्ति है जो 18 साल से ज्यादा आयु का है, और आपकी ओपिनियन ही बाद में जनादेश की। जैसे एक होता है जनमत, फिर एक होता है जनादेश। तो अलग अलग पार्टीज भी जनमत कराती हैं, ठीक, ओपिनियंस लेती है कि भाई होना कौन चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की जगह पे तमिलनाडु से जाके इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे?
नहीं जीत पाएंगे। आपको लगता है, लेकिन आपको यह लगता है या आप ये देख चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे, वायनाड चले गए, वहां जीत गए। नरेंद्र मोदी गुजरात से लड़ते थे, वहां से आके वाराणसी में आए, जीत गए। ये होती है पैन इंडिया इमेज। तो अगर इंडिया में कोई पैन इंडिया इमेज वाला लीडर हो, ठीक, तो उसको बनाया जा सकता है लीडरशिप। लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही बहुत नया है, ठीक, जो चीज ही बहुत नई हो उसमें तुरंत जो है उसकी लीडरशिप को तय कर पाना ये बहुत कठिन होता है। चलिए पूछें, अगला सवाल पूछें। सर, अभी आपने वेस्टर्न यूपी के बारे में डाटा दिया था। सर, वेस्टर्न यूपी से एक मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर संजीव बलियान जी, उन्होंने हाल ही में एक जाट समुदाय का मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि वेस्टर्न यूपी को नया स्टेट बना देना चाहिए, और बुंदेलखंड से भी आवाज़ें उठती रही हैं हमेशा कि एक नया राज्य बने। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाट कम्युनिटी का एक वर्चस्व रहा है। अब केंद्र का मंत्री बोलता है तो चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि संजीव बलियान की अपनी समस्याएं हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये कुछ करके थोड़ा कुछ माहौल बना लें। भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर ऐसे किसी विचार को खारिज करती है। और एक बात मैं गंभीरता से कहता हूं, इसी राज्य का नागरिक होने के नाते, कि हम देश के नागरिक रहते हैं, राज्य वाला नागरिक आता नहीं। सब नेशनलिज्म उत्तर प्रदेश में नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। बिहार में भी वो दिखता है, कभी कभी भले कोई कहे कि हम बुंदेलखंड के हैं, हम पूर्वांचल के हैं, लेकिन देश के लिए एसेट होते हैं। और मुझे लगता है कि संजीव बालियान का बयान सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा भर है। जी पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम वंशिका है। मेरा सवाल ये है, जैसे आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पे ही है ऑलमोस्ट, तो जो सोशल मीडिया कैंपेन है 2024 के लोकसभा के लिए इलेक्शन में कैसे रोल प्ले करेगी? क्योंकि हमने देखा ऑपोजिशन पार्टीज काफ़ी डिफेम करने की कोशिश करती है लोगों को, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे वो एक इमेज जनरेट हो जाती है यूथ में कि ये नेता सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में, आप जानना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी यूट्यूबर हूँ। देखिए, ये फिनोमिना जो है ये कोई नया नहीं है। अब हम 2 चुनाव ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें ये फिनोमिना रहा है, और जिसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। और यही कारण है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक बड़ी बड़ी टीमें उनकी सोशल मीडिया को जो है हैंडल करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और यूथ की ओपिनियन जो है वो इस देश में बहुत मैटर करती है, उनका वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर, एक्चुअली एक ऑफिशियल हैंडलिंग अलग हो गई, बट एक मैं पूछ रही हूँ जो इनडायरेक्टली हम टारगेट नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। आप जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी किस नेता की छवि खराब करती है? नहीं, मुझको ये नहीं पता कौन सी पार्टी कर रही है स्पेसिफिकली, बट जस्ट मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आज के जनरेशन की लैंग्वेज में बोलूँ, मीम्स जैसे बनते हैं, अगर किसी नेता पे बनते हैं, किसी की स्पेसिफिक वर्डिंग्स ले ली कि इस पे मीम बनना शुरू हो गए, उस नेता की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। आप भी तो एक दूसरे के बारे में मीम बनाते हैं। नहीं, मुझे लगता है मीम्स बनना तो लोकप्रियता का भी एक सूचक है। मेरे ख्याल से ये आज की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और उसी मीम्स में अगर ज्यादा नेगेटिविटी हो गई, मेरे ख्याल से मेरे मन में सवाल आ गया, सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी आपको ज्यादा एक्टिव नजर आती है? आप ही बताइए। चलिए पहले कांग्रेस बीजेपी पूछता हूँ आपसे। कांग्रेस का मैंने राहुल गांधी पे ज्यादा मीम्स देखे हैं। राहुल गांधी पे बनते हैं मतलब बीजेपी का सोशल मीडिया ज्यादा है, सोशल मीडिया पर हावी है। आप लोग सहमत हैं क्या, ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो ये तो जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है उसको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक सवाल और, फिर मैं फिर डेटा के पास जाऊंगा। और कोई पीछे दे दीजिए, उन्होंने टोपी पहनी हुई है। सर, मेरा सवाल ये है, बिहार को लेकर है। उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में प्राइवेट जॉब्स, मतलब उसकी तो वैसे भी कमी है, वहाँ पर तो लोग वैसे भी काम करते नहीं, कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, तो और भी मतलब एक साथ में प्रॉब्लम, एक मेजर इशू आ रहा है कि वहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि हम यहाँ पर प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन लेकर आएंगे, तो इसकी वजह से सर जो इन्वेस्टमेंट आने वाली होगी वो भी रुक तो नहीं जाएगी? तो गवर्नमेंट सर इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है। कभी कास्ट सर्वे, कभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये क्या आज के दौर के मुद्दे होने चाहिए? इसका जवाब तो नीतीश सरकार को देना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतने सालों से अगर वो सरकार चला रहे हैं, तो क्या उनको ये जो विकास का मुद्दा है, जो यूथ का बिहार के मुद्दा है कि वहाँ नौकरियों की कमी है, बिहार का यूथ बाहर आके नौकरियाँ करता है, तो ये मुद्दा ऐसा है जिसका जवाब उन्हें चुनावों में देना ही पड़ेगा। नहीं, और मुझे लगता है कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हें एक कुछ उद्योग लगाना चाहिए और उसमें उसी हिस्सेदारी के लिहाज से लोगों को रख कर और मॉडल दिखाना चाहिए। चलिए एक सवाल और ले लेंगे। किनके पास है माइक? दे दीजिए, इनको दे दीजिए माइक। नमस्कार सर,
सर अभी आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाया कि 8 में से 7 सीट जीत रही है बीजेपी जी। लेकिन सर अभी 1 साल पहले श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ था, उसमें त्यागी ब्राह्मण सब एक साथ होके आ गए थे और बीजेपी की बहुत खिलाफत कर रहे थे। तो सर आपको क्या लगता है कि वो ये रोल निभा पाएगा, इसमें कुछ उलटफेर हो पाएगा इधर सीटों में? नहीं, ऐसे मुद्दे मुझे लगता है कि मुझे ये सब मुद्दे गली देखिए, नुक्कड़ के मुद्दे ज्यादा हुए। आपको लगता है कि जो त्यागी वाला इशू हुआ था ये जाट आंदोलन से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना। जाट आंदोलन का कोई फर्क 2022 के इलेक्शन में आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हुआ? नाम क्या आपका? मेरा तो सार्थक त्यागी नाम है। इसीलिए सार्थक, आपने बहुत सार्थक सवाल पूछा है लेकिन बहुत सिंपल सा जवाब है। और कोई सवाल पूछना चाहता है या खत्म हो गए सबके सवाल? चलिए, आपके पास सवाल पे सवाल है, पूछेंगे आप? लो पूछो पूछो। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो युवा नेता राहुल गांधी जी को दिखाती है। युवा नेता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? अरे ऐसा सवाल आपने पूछ डाला है आज। मेरे ख्याल से युवा नेता की उम्र क्या होनी इस पे चाहिए? तो मैं यही कहूंगा कि मैं निःशब्द हूँ। ठीक देखिए, है। इस पर केवल इतना कहना, ये एक डेटा ही दे सकते हैं आपको कि सरकारी व्यक्ति जो है वो 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिटायर। उसको फिर पेंशन मिलती है, वो घर बैठते हैं। लेकिन किसी की शादी अगर 62 साल तक ना हो तो वो युवा ही रहता है। सर कांग्रेस के देवेंद्र जी फिर वही कर रहे हैं। सर अभी हमारे साथी ने कहा कि फिर मीम मीम बनता है। बनेगा। देवेंद्र जी ने जो किया वो फिर मीम बनेगा, मीम मटेरियल। सर तो कांग्रेस के लिए कहते हैं कि सर ना बहुमत मिल रही है ना बहुमत, तो ये सही है, कथन सही है? नहीं, अब इसके लिए तो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को हमको लाना पड़ेगा आपके जवाब देने के लिए। तो प्रश्न आपके पास नहीं है तो फिर मैं पूर्वांचल का डेटा रख दूं सामने? कहां लीजिए। अच्छा, पूछे पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हाल ही में सेंसस हुए कास्ट बेस पे बिहार में, तो उसका इलेक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि आगे इस मुद्दे को कैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उठाते हैं। अभी जो फाइंडिंग्स आए हैं कास्ट सेंसस के, उसमें देखिए सब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ न कुछ है और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको प्ले कर रही है। जैसे बीजेपी का एक हाथ में लगा कि मुस्लिम की आबादी वहाँ पे बढ़ रही है, मुस्लिम के कुछ उच्च वर्गीय को उसमें ईबीसी में शामिल कर दिया। वैसे ही नीतीश कुमार के लिए है कि वो जितनी आबादी के अनुसार और रिजर्वेशन के बारे में सोचे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ न कुछ है उसमें, उनको उनकी राजनीति उसकी तरह सूट करेगी। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसको लेके किस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है और ये मुद्दा कहां आगे तक जा पाता है। बीजेपी भी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे से उसको ज्यादा नुकसान ना हो या कोई नुकसान हो या फायदा हो, क्योंकि बीजेपी के पास भी बीजेपी की जो आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है ओबीसी पॉलिटिक्स की ही बीजेपी करती है आज के डेट में। तो वो चीजें देखना पड़ेगा किस तरह ये मुद्दे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें नीतीश कुमार जो है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि जब वो ओबीसी में उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग जो है उसे अलग कर दिया, जिसमें 36% उन्होंने बताया कि वो हैं, तो ऐसे में उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि उस 36% का कितना रिप्रेजेंटेशन उनके अपनी कैबिनेट में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।